विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। आज देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल की भी थीम एकीकरण है। पूरे देश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ ही देर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। इसके अलावा एक फिल्म भी, उनकी डिजिटल फिल्म भी जारी की जाएगी। इसके अलावा भी तमाम कार्यक्रम है। सरदार पटेल के जीवन, उनके जज्बे और क्या कुछ प्रासंगिकता है उनके व्यक्तित्व की, आज भी इसी पर चर्चा के लिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम है। और हमारे साथ मौजूद हैं विशेष मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सरदार पटेल का जीवन कितना प्रासंगिक है, क्या है पटेल होने के मायने? जी, सबसे पहली बात हमें जो ध्यान में रखनी होगी कि बहुत बार लोग कहते हैं कि भारत की एकता और अखंडता का उनका योगदान और ये सब जगह विदित भी है, लेकिन उसके पीछे की सरदार जी की जो सोच थी, उस सोच को हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। जैसे जूनागढ़ वाला मामला था। जूनागढ़ में मामला फंस गया। हिंदू बहुल क्षेत्र था, पाकिस्तान उस पर दावा कर रहा था क्योंकि रूलर मुस्लिम था। वहाँ पे कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाता है, पटेल जी के नेतृत्व में जाता है। प्लेबिसाइट की मांग होती है। जूनागढ़ के लोग भारत के पक्ष में मतदान करते हैं। उस मतदान के साथ साथ सरदार पटेल एक मुद्दा रखते हैं कि भारत को जूनागढ़ का शामिल होना ये सिंबलिक केवल नहीं है, वहाँ पे सोमनाथ के मंदिर का भी पुनर्निर्माण होना चाहिए। उनके जो सहायक थे वी शंकर करके, वो ये लिखते हैं कि सरदार पटेल ने कभी भी अपने ऊपर होने वाली जो टीका टिप्पणी है उसके तरफ कभी भी अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया। वो ये मानते थे कि जो पॉलिसी मेकर्स है उनको कभी भी बाहर से अपने ऊपर होने वाली टीका के प्रति सजग तो रहना चाहिए, लेकिन ओवर सेंसिटिव, ओवर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। और उनका एक क्राइटेरिया था। वो लिखते हैं कि क्या मैं जो नीति का निर्धारण कर रहा हूं, जो नीति के बारे में सोच रहा हूं, क्या वो राष्ट्रहित में है क्या? जैसे जूनागढ़ का उदाहरण था, वैसे ही त्रावणकोर का उदाहरण है। त्रावणकोर के बारे में वो कहते हैं कि क्या पद्मनाभ टेम्पल क्या ब्रिटिश रियासत का डोमिनियन बन के रहेगा? और इस बात पर वो त्रावणकोर किंगडम को भारत में लेकर आते हैं। ये बात दिखाती है कि सरदार पटेल ये जानते थे कि हमें एक सशक्त भारतीय गणराज्य का निर्माण तो करना है, लेकिन हम कोई नया राष्ट्र निर्माण करने नहीं जा रहे। ये राष्ट्र सदियों से जो है उसका हम पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। ये सोच जो उनकी थी वो बहुत स्पष्ट थी। तो अनशेकेबल कन्विक्शन, right, unshakable conviction. And but nobody can deny that the task before him at that point of time when Lord Mountbatten came to declare that India is independent, he had the task of uniting a massive country broken up into small pieces, more than 500 princely states. What would you say were the qualities that we should recall today when we remember how he was able to achieve that mammoth task? See, we should understand that unlike many politicians we see today, Sardar Patel had his strong roots in the grounds of India. He started his career way back in 1917 from Ahmedabad municipality. Right. And he rose from there. Right. He fought for peasants' rights in Bardoli. So he knew what real India is. And that's why he knew very well the nitty-gritties involved in rebuilding India as a nation. See, I'm deliberately differentiating this, that creating India as a state, Right. and rebuilding India as a nation were two different things. True. We already had this thread of cultural unity, which we need to rekindle, but as a state, we need to rebuild certain institutions. Right, in terms of policy. In terms of, no, not only in terms of policy, And in terms of creating departments. constitution, in terms of providing a unified legal system. Right. What we are talking about unity of different princely states. So princely states had different laws aside from British laws. So British India was governed by different laws and every princely state was governed by different law. So getting this unity in legal terms was quite
difficult major task. challenge. The classic example is of the Nizam of Hyderabad. Right. See, he wanted to go for a separate agreement with Mountbatten. He also got it drafted as agreement between the Indian state and Nizam of Hyderabad as agreement of dominion status. Sardar Patel asked Mountbatten only one question. Do you think that you are convinced about this? And are you sure that Hyderabad of Nizam will agree to this? And after thinking for a moment, Mountbatten said, I am convinced about it, I am not sure about the Nizam. Sardar Patel said, I am agreed to sign this if you take assurance of Nizam of Hyderabad. So he was quite convinced. What was happening in each princely state he was quite aware of. So the question she has raised, what kind of qualities? He was a very clever politician, but at the same time, he was a great nationalist. He was well aware of the greatness of this nation. He was aware of the interests and the psyche of this nation. He was also a great organizer. See, please try and understand what was happening within the Congress that time. You know, people many a times fail to understand this, nitty-gritties within the Congress party. Nehru was actually became a kind of sole leader of Congress in a way. But the popular mandate was there with Patel. On the advice of Mahatma Gandhi, Nehru was elected as the leader of the Parliament party. In this situation, if you see the present politics, it was very easy for Patel that time to lead the breakaway fraction. But he didn't do that. In fact, he became a kind of mediator between the many of the socialist was propagating and most of the conservative policies that Dr. Rajendra Prasad was advocating. इसीलिए उनकी केतकर जी जो उनकी राष्ट्रवाद की भावना थी और जिस तरह से उनके निर्णय लेने की क्षमता थी, इसी वजह से उन्हें लौह पुरुष का नाम भी दिया गया कि एकदम दृढ़ निश्चयी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चाणक्य के बाद अगर किसी ने एक झंडे के तले देश को लाने का काम किया तो सरदार पटेल ने किया। कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा ये संदेश है। देखिए, 565 रियासतों को एक छत्र में लेकर आना भारत जैसे देश में, और वो भी इतने सालों की गुलामी के बाद, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। कोई इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुई थी, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी ये मानकर चल रहे थे कि हमें वापस थोड़ी ही जाना है, 1.5-2 साल के बाद तो यही लोग हमें वापस बुला लेंगे, ये कहाँ एक देश बन के रहेगा। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने मेमोर्स में लिखा है, और इस बारे में खुद जो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी कन्विंस थे कि हम इसको कैसे रूल कर सकते हैं। लेकिन सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस बारे में कन्विंस थे कि ये देश एक हो सकता है, ये एक राष्ट्र है, हमें एक राज्य निर्माण करना है, एक संविधान के तले निर्माण करना है, ऐसी व्यवस्थाएं देनी है कि उन व्यवस्थाओं के आधार पर इस देश को हम गवर्न कर सकें। उनकी जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ थी, जैसे मैंने कहा कि वो एक पॉलिटिशियन तो थे ही, एक ग्रेट ऑर्गेनाइजर थे, उसके साथ साथ ही वॉज अ वेरी विजनरी लीडर। उनको ये पता था, उनको दिख रहा था कश्मीर में क्या हो रहा है। वो बार बार पंडित नेहरू से कह रहे थे कि आप इसको ठीक से हैंडल करना पड़ेगा। उनको ये दिख रहा था कि गोवा में क्या हो रहा है पोर्तुगीज़ों के साथ, कभी ना कभी वहाँ पे हमें सेना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो देख रहे थे। हालांकि वो बाद में वो देखने के लिए, गोवा की मुक्ति देखने के लिए स्वयं सरदार पटेल जीवित नहीं रहे, लेकिन वो देख रहे थे कि ये भाग भी भारत का अविभाज्य अंग है और उनको भारत में रखने के लिए हमें विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। ये सरदार पटेल ही देख रहे थे, और केवल गृहमंत्री के नाते नहीं, उनको विदेशी कौन कौन सी ताकतें इसमें हस्तक्षेप कर सकती है इसका भी अंदेशा था, और इसके बारे में भी वो लिखते हैं। जैसे वो कश्मीर के बारे में लिखते हैं, वैसे वो गोवा के बारे में भी लिखते हैं, वो पौंडीचेरी के बारे में भी लिखते हैं। तो इस कारण से वो ये भी दिखता है कि उनके पास एक अलग विजन थी आने वाले समय को देखने की, जो एक नेता के लिए
एक अच्छे पॉलिसी मेकर के लिए एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो आने वाले समय को भांपकर पहले ही उसके अनुसार नीति बनाने के बारे में सोचता है, और सरदार पटेल ने उसका रास्ता उसी समय बनाया था। और ये दिखाई भी देता है प्रशासनिक ढांचे में बहुत सारे रिफॉर्म्स को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। जी। आज हम प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं, लेकिन सरदार पटेल के जीवन के बारे में आप पूरे ल्यूटेंस दिल्ली में देखेंगे तो कोई भी आपको बंगला सरदार पटेल के नाम पर रिजर्व नहीं दिखेगा। राइट। इंटीग्रिटी ये उनके लाइफ का बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। किसी भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी उस समय एक तरह की डायनेस्टिक ट्रेडिशंस थी, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, बहुत सारे रॉयल ट्रेडिशन से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ये इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, इसके बारे में भी वो सजग थे। जैसे ये पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वैसे वो राज्य की विविध व्यवस्थाओं में भी होना चाहिए। इसके प्रति सरदार पटेल की सजगता ये अगेन उनके विजनरी होने का लक्षण है। बिल्कुल। और एक तरह से वो समानता के सिद्धांत की भी व्याख्या करते थे। उनके अध्यक्षीय भाषण को अगर देखें तो उसमें अगर एज इट इज़ उसे लिया जाए तो उन्होंने कहा, मैं भूस्वामियों, राजाओं, महाराजों और अन्य के अधिकारों का तब तक सम्मान करूंगा जब तक कि वो लाखों पसीना बहाने वालों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। मेरी रुचि गिरे हुए लोगों को उनकी दशा से ऊपर उठाने में है ताकि वो भारत में अन्य लोगों के बराबर हो जाए। तो ये भी एक विस्तृत विजन की जो आप बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, उसको दर्शाता है। बहुत सारे इतिहासकार स्वतंत्रता के बाद मुझे लगता है कि नेहरू और पटेल इनकी तुलना करने के चक्कर में बहुत लोगों ने अपने अध्ययन में सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर, सरदार पटेल की सोच पर मुझे लगता है कि अन्याय किया। बहुत लोगों ने सरदार पटेल को एक कंजर्वेटिव या प्रो कैपिटलिस्ट नेता के रूप में पेश करने की कोशिश भी की, लेकिन हम सरदार पटेल की पूरी यदि यात्रा हम जीवन की देखते हैं तो सरदार पटेल हमेशा ये मानते थे कि चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे लैंडलॉर्ड्स हो, ये सारे अंततः राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण घटक है। इन सब में समन्वय के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए वो केवल अंधे समाजवाद या समाजवादी क्रांति के पुरस्कर्ता नहीं थे। इसके आधार पर समन्वय कैसे बैठे, वो अंततः इनकी सारी शक्ति राष्ट्र निर्माण के काम में कैसे लगे, इसके बारे में सोचते थे। यही उनकी सोच में और उनकी नीतियों में भी दिखता है। Right. A man of true vision and integrity in addition to an iron will and decisiveness. That was Sardar Vallabhbhai Patel. And Prime Minister Narendra Modi is flagging off a run for unity from Major Dhyan Chand National Stadium. The run will end at India Gate, attracting participation from all sections of society. Well, we are talking about Sardar Vallabhbhai Patel, and Mr. Ketkar, coming to you now. You just mentioned about the various qualities that he had. One incident in history that was happening at that time was that there were a lot of separatist movements going on. How would you say that Sardar Patel was able to bring that under control and use it to the advantage to create a better India? See, the nature of all these so-called separatist aspirations were different. His understanding of India as a nation became very handy in dealing with all these issues. Like the issue of Travancore was totally different from Hyderabad. Right. Junagadh was again a totally different case. Kashmir was a different case. Many of us are not aware, but a kingdom of Sikkim came in India only in 1971. Right. So the case was again very different. Because he was aware of the local conditions, local roots, he had consistent dialogue with the local bureaucracy, local leadership, and that's why he was aware of the nitty-gritties involved. So he knew very well where to pressurize, where to negotiate, and where to use the iron hand. So he collectively managed all these, maneuvered all these strategies together
And again, as I said, on the one hand, he engaged Nizam in dialogue through Mountbatten. He dealt with Razakars high-handedly. He supported the local uprising against Razakar. So all these strategies were going hand in hand. And that was the key reason. He knew what his role was as the first Home Minister of India. Internal security, internal stability, internal unity is ultimately my job, my responsibility, and he was quite convinced about that. And what to do about that convinced role, he was also clear about the strategies of that. Right. As an administrator, I think majority of the Indian people know about him. But there's also another aspect of his life, how he was influenced by Mahatma Gandhi and how that meeting with Mahatma Gandhi and working under Gandhi changed his entire life and outlook. Tell us more about that. See, everybody knows that he was very passionate about opting a legal profession. And he wanted to be barrister. He has written himself in his memoirs. One of his letters he writes that I wanted to be barrister and I needed 7,000 to 8,000 at that time. Okay. I was quite aware that nobody is going to give me so much of money just like that. So what was the option? Working hard, attaining legal degree in India itself with good position, save my own money. So he writes at the end of this memory that it was Mahatma Gandhi who gave me this lesson of self-help. Okay. So unless you want to help yourself, nobody is going to come to your help. That was the basic lesson I learned from Gandhi. That's what Sardar Patel writes. And that's why after even getting elected by the popular mandate within the Congress party as the most popular leader of the party, he chose not to be prime minister on the advice of Mahatma Gandhi. So that shows how much respect he had for Mahatma Gandhi, what kind of relationship they shared. In fact, there were consistent dialogues that were taken place between Gandhi and Patel on the one hand and Gandhi and Nehru on the other hand, especially when the communal violence broke out in many parts of India immediately after partition. Right. And because Nehru was not very convinced about the strategies adopted by Patel to deal with those incidents, communal riots, so he used to pass on the message through Gandhi. Okay. But there also Patel was in such a position that he convinced Gandhi about his policy options. He said, wherever it is possible and you can allow me to get into dialogue, I am ready to get, government will come forward and get into dialogue, both the parties, but as far as certain situations are concerned, I have no option but to use the IB Act. So, despite, Mahatma Gandhi was also quite convinced that as far as the national interest is concerned, Sardar Patel will always take or choose the right policy options. And that's why after giving a convincing reply by Sardar Patel, Gandhi never came back to him on Nehru's suggestion. So that was the relationship they shared with each other. So on the one hand, of course, they were he himself considered Gandhi as his guru, but at the same time, as a policy maker, what is my role and how far I can follow the Gandhian principles in practice in the given situation, he always very clear about that. Right. So that clarity and conviction, that made Sardar Patel's leadership was. और इसके अलावा केतकर जी, जिस तरह से ये आपने बताया कि पूरा गांधी जी के साथ उनकी घनिष्ठता और उनका सम्मान और राष्ट्रवाद के प्रति जो उनकी भावना थी, 1946 में जिस तरह से सर्वसम्मति से नामांकन होने के बाद उनका अपना नाम वापस लेना, गांधी जी का उन्हें ये कहना कि 500 से ज़्यादा रियासतों का जो मसला था वो इतना जटिल था, केवल तुम ही इसको हल कर सकते थे। कौन कौन सी बातें इसमें महत्वपूर्ण आती हैं? और इसके अलावा जो एक विस्तृत उनके दिमाग में जो फॉरवर्ड विजन था देश को एकीकरण के इस सूत्र में ना केवल पिरोने का बल्कि इसको आगे ले जाने का, क्योंकि बहुत विभिन्नताएं थी अलग अलग रियासतों के बारे में, जिस तरह से अभी आपने विस्तार से बताया। तो
वो क्या किस तरह से दिखाता है, वो किस तरह की एक रास्ते को दिखाता है पटेल के सिद्धांतों पे चलने के? देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो भौगोलिक मायने में थी, उसको लाने का सूत्र भारत के सांस्कृतिक सूत्र से जाता है। ये कन्विक्शन पटेल का था और इस कन्विक्शन पर गांधी को विश्वास था जी। और इसी कारण से ये जिम्मा खास करके खास संदेश देकर पटेल को देने का काम गांधी ने किया था। इन रियासतों के भले ही रूलर्स अलग अलग रहे हो, इन रियासतों के कुछ कायदे कानून भले ही अलग अलग रहे हो, लेकिन इस रियासतों में रहने वाले लोगों की राष्ट्र भावना ये हमेशा एक रही है। इनके राष्ट्र पुरुषों के आदर्श एक रहे हैं, इनका समान जीवन मूल्यों पर विश्वास रहा है, इनके त्योहार एक जैसे रहे हैं, इनके इतिहास का जो भान है वो एक जैसा है। इसके बारे में यदि उस समय टॉप लीडरशिप में कांग्रेस में कोई यदि व्यक्ति था जो कन्विंस था, तो वो सरदार पटेल थे। और यही आधार भौगोलिक एकता का बना। भौगोलिक, देखिए, जैसे भारत भौगोलिक दृष्टि से तो कम ज़्यादा होता रहा है, लेकिन क्या उसकी सांस्कृतिक विरासत या जो नींव है वो कायम रही है? क्या वो कायम रखनी है और उसी के आधार पर भौगोलिक एकता होगी, ये मान्यता सरदार पटेल की थी। और इसी कारण से वो अलग अलग स्ट्रेटजीज को एम्प्लॉय करते हुए, मैंने जैसे उदाहरण दिया कि त्रावणकोर के राजा के साथ बात करते हुए वो पद्मनाभा टेम्पल का इशू यूज करते हैं जी, और इधर जूनागढ़ में बात करते हुए वो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करते हैं। तो ये दिखाता है कि उनकी स्वतंत्रता होना, स्वतंत्रता मिलना मतलब क्या, इसके बारे में एक बार उन्होंने लिख के रखा है। तो उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता मिलना मतलब केवल ब्रिटिशों से दिल्ली का शासन मुक्त होना नहीं है, भारत का हर कोना और हर कोने में रहने वाला व्यक्ति इस स्वतंत्रता के भाव से जब तक युक्त नहीं हो, अपने विचार ना कर पाता हो, तब तक हम उसको सही मायने में स्वतंत्रता नहीं कह सकते। और वो इसका उदाहरण देते हुए, जिसकी मैंने पहले बात की थी, वो गोवा की बात करते हैं। गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ है और सरदार पटेल उसकी बात कर रहे हैं 1947-48 में। तो ये दिखाता है कि उनकी सोच जो थी वो 565 रियासतों के आगे बढ़कर थी, क्योंकि इस बारे में वो कन्विंस थे कि इस भारत की सांस्कृतिक विरासत, धरोहर जो है वो समान है, हमारी राष्ट्रीय भावना समान है। इन लोगों को जोड़ने वाला यदि कोई धागा है राष्ट्रीयता का, तो इस संस्कृति से जुड़ता है। वो जुड़ता है तो भौगोलिक एकता अपने आप बन जाएगी। सरदार पटेल की विरासत को अगर आज के समय में देखें तो कहाँ तक ये पूरा देश, हमारी जो लीडरशिप है वो अभी तक लेकर आई है? क्या दिखाई देता है, किस तरह की तस्वीर देखते हैं आप? देखिए, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों के बाद इमीडिएटली, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, इवन डॉक्टर अंबेडकर हो, इनकी लीगेसी को राजनीतिक कारणों से नज़रअंदाज किया गया। उनके योगदान को पूरी तरह से लोगों के सामने कभी आने ही नहीं दिया, रखा नहीं गया। मैं केवल इसमें दलगत बात नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी हमने अनेक महापुरुषों पर अन्याय किया, और इसी कारण से हमें ये दिखता है कि सरदार पटेल को भारत रत्न मिलने में भी सालों लग जाते हैं। उनके मृत्यु के 41 साल बाद उनका भारत रत्न मिला। तो यही दिखाता है कि हम कितने अपने महापुरुषों के योगदान के प्रति सजग हैं। ये हमारी थोड़ी सी ऐतिहासिक दृष्टि का भी है, लेकिन मैंने जो राजनीतिक कारण बनाए, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ जो सरदार पटेल की इंटीग्रिटी को दिखाता है। सरदार पटेल की पत्नी जो है वो बहुत बीमार चल रही थी जी। बहुत दिन उनके पास अहमदाबाद में रहने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि अभी तबीयत सुधर रही है, तो वो कुछ अर्जेंट केस था
ज़्यादातर क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते थे, किसी स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ था, तो सरदार पटेल को मुंबई जाना पड़ा। मुंबई हाई कोर्ट में वो केस था। वो वहाँ पे केस की दलील देने के लिए खड़े रहे। उसी समय उनको एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम उन्होंने पढ़ा, जेब में रख दिया, केस की दलीलें दी, केस जीत ली और फिर नीचे बैठकर रोने लगे। उनके पत्नी के देहांत का वो था जी। सरदार पटेल का ये जो व्यक्तित्व था, अपने ऐसा नहीं था कि वो अपने परिवार के प्रति या अपने पत्नी के प्रति कर्तव्यदक्ष नहीं थे, लेकिन उस समय जो रोल निभाना है वो निभाना है। वो दिखाने के बाद मेरा व्यक्तिगत जीवन है ही, उसके प्रति मैं सजग हूं ही।